अभी तक हम आपको संघ सरकार और उससे संबंधित विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के बारे में पढ़ा रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस तरीके से जो भाग 5 के संदर्भ में हम बहुत कुछ आपको संघ के बारे में पढ़ा रहे थे। संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, वो सब खत्म हो गया। बस एक संघीय अधिकारी बचा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है और संभवतः भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारी के रूप में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। इतना महत्वपूर्ण अधिकारी है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर कहें तो विशेषज्ञ और विद्वान इसको फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर कहते हैं, चौथा संवैधानिक स्तंभ कहते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारी कोई और नहीं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है वो अधिकारी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। ये भारत का सबसे बड़ा लेखा परीक्षक है और ये नियंत्रक भी है। लेखा और परीक्षक दो चीज़ें हैं एक तरीके से। किसका परीक्षण करता है? लेखाओं का, अकाउंट्स का परीक्षण करता है। दरअसल संसदीय लोकतंत्र है और सरकार से ये आशा की जाती है कि वो जनता के पैसों को जनता के कल्याण के लिए खर्च करे। और हमने आपको बताया था कि जनता की तरफ से विधायिका बजट पास करके कार्यपालिका को ये अधिकार देती है कि वो जनहित में जनता के पैसे को व्यय करे। जब बजट पास होता है तब भी ये निश्चित हो जाता है भारत की संचित निधि से जो व्यय किया जाएगा वो किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, व्यय की प्रक्रिया क्या होगी और उसके लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि व्यय के बाद क्या वास्तव में इन तीनों व्यय करते समय क्या इन तीनों चीज़ों का पालन हुआ? इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि संसद के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया हो, जो निर्धारित व्यक्ति हो और जो निर्धारित उद्देश्य हो उसमें विचलन हो जाए और जो व्यय हो वो किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर दिया जाए, किसी अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाए या व्यय करते समय निश्चित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था कर दी है कि ऐसा ना होने पाए, इसलिए उन्होंने एक ऐसा अधिकारी बैठा दिया है जो वो देखता है कि सिर्फ संचित निधि से ही नहीं, संचित निधि, आकस्मिक निधि या लोक लेखे से जो भी पैसा
संघ की सरकार या केंद्र सरकार व्यय करती हैं वो वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करती हैं कि नहीं जिन उद्देश्यों के लिए वो पैसा दिया गया है। व्यय करते समय निश्चित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है कि नहीं, और व्यय वास्तव में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है कि नहीं। और यह सब काम देखने के लिए अनुच्छेद 148 में इस अधिकारी की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है? बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 148 में क्या है। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। और जो बताया गया है 148 में वो ये कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनके संबंध में बाद में सेवा शर्तें भी बनाई गई हैं तमाम। इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होगा। 148 ही ये कहता है कि वो कभी भी महामहिम को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो अनुच्छेद 148 में ही कही गई है, ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें, दबाव मुक्त होकर के काम कर सकें, कि सरकार कार्यपालिका के दबाव में न रहें। इसीलिए इस अनुच्छेद में यह भी कह दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में इनको भी इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन या संकल्प के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी गई है। और ये भी कह दिया गया है कि इनके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते उनके कार्यालय पर जो पूरा जो व्यय होगा वो भारत की संचय निधि पर भारित होगा। संचय निधि पर भारित होने का मतलब क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसी अनुच्छेद में कही गई है वो ये कि सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते, और सेवा काल में इनके वेतन भत्तों और इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें अनुच्छेद 148 में कही गई हैं ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर के, भय मुक्त होकर के, दबाव मुक्त होकर के अपना काम कर सकें। सीएजी से संबंधित है, इसी संबंधित है अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 149 जो है वो सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि सीएजी का जो मुख्य कर्तव्य और शक्तियाँ, दायित्व जो होंगे वो यही होंगे कि सीएजी जो है वो संघ एवं राज्यों तथा अन्य प्राधिकारी के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद उसे प्रदान करे। और संसद ने जो तमाम नियम कानून बना करके जो दायित्व, जो अधिकार, जो शक्तियां दी हैं उसके अनुसार सीएजी का ये दायित्व है कि वो संघ सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, इन सब के द्वारा किए जाने वाले व्ययों की संपरीक्षा करे, ऑडिटिंग करे
और ये देखे कि व्यय वास्तव में वैध हैं कि नहीं, व्यय की वैधता की जांच करता है, वैलिडिटी की जांच करता है। और कैसे करता है वो मैंने आपको बताया कि वो देखता है कि व्यय निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में किया गया कि नहीं किया गया, व्यय करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, और व्यय अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया। मुख्य रूप से देखता है और वो तरीके होते हैं उसको देखने के लिए। सीएजी के दो प्रमुख कार्य हैं, लेखांकन, अकाउंटिंग, और उस अकाउंट्स की जांच करना, ऑडिट करना। ध्यान ही रखिएगा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये दो प्रमुख काम है। जैसे आप भी जब व्यय करते हैं अपने घर में तो उसका लेखा जोखा रखते हैं, इतना रुपये यहाँ से आया, इतना रुपये हमने यहाँ व्यय कर दिया, उतना रुपये वहाँ व्यय कर दिया, यही लेखांकन है। हम लोग अनौपचारिक रूप से करते हैं, सरकारी लेखांकन सरकारी प्रारूप पर होता है। और फिर वो जो लेखा होते हैं, जो लेखा होता है, अकाउंट्स होते हैं, उनकी जांच करना ऑडिटिंग है। 1976 से पहले जो सीएजी होता था, केंद्र में दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और राज्यों में इसके अपने ऑफिस हैं जो एजी ऑफिस बोले जाते हैं। सामान्यतः हर राज्य में है एजी, अकाउंटेंट जनरल। सीएजी का प्रतिनिधि होता है एक तरीके से। तो अपने राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा वो संघ और राज्य दोनों ही के लिए अकाउंटिंग का काम करता था और ऑडिटिंग का काम करता था। लेकिन 1976, बहुत पूछा जाता है ये, लेकिन 1976 से ये संघ सरकार के लिए अकाउंटिंग नहीं करता, लेखांकन का काम नहीं करता है। व्यय का लेखा जोखा, व्यय का लेखा, व्यय की अकाउंटिंग संघ सरकार के संबंधित विभाग करते हैं और फिर उन अकाउंट्स की ये जांच करता है, ऑडिट करता है 1976 के बाद। क्योंकि 1976 के से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अलग कर दिए गए, अकाउंटिंग का काम संबंधित विभागों को सौंप दिया गया। लेकिन राज्यों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम ये आज भी कर रहा है। तो इस तरीके से भारत की संचिति निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की संपरीक्षा करना उसका इसका प्रमुख काम है। जो ये संपरीक्षा करता है, ऑडिट करता है संघ के संबंध में और राज्यों के संबंध में, तो व्यापक एक जो है ये रिपोर्ट बनाता है। और अनुच्छेद 151 बहुत पूछा जाता है, और उस अनुच्छेद 151 ये कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन, संघ से संबंधित जो प्रतिवेदन होगा वो प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो उसको संसद में रखवाएंगे। ध्यान रखना, संसद में रखवाया जाता है। और राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो अनुच्छेद 51 के अनुसार वो गवर्नर को प्रस्तुत करते हैं और गवर्नर उसको राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं, राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। तो अनुच्छेद 151 सीएजी को ये अधिकार देता है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट, वो अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट जो है संघ से संबंधित संघ के राष्ट्रपति को और राज्य से संबंधित राज्य के गवर्नर को सौंपे, और तदनुसार वो लोग संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। सीएजी के संबंध में 2-3 बातें और आपको बता दूं। वास्तव में सीएजी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। आपने सुना होगा सीएजी ने बहुत सारे घोटाले प्रकाश में लाए हैं। जब भी सरकार ने अनियमितताएं की हैं तो सीएजी उन अनियमितताओं को सामने लाए हैं। कई बार सीएजी की आलोचना भी की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि सीएजी का काम वास्तव में पोस्टमार्टम जैसा है, पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि सीएजी अपना काम तब शुरू करता है जब व्यय हो चुका होता है। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीएजी का काम गड़े मुर्दे उखाड़ना है, या ये ऐसा ही काम है जैसे सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। तो भले ही सीएजी का काम व्यय हो जाने के बाद शुरू होता है
और अगर जो व्यय गलत हो गया है तो सीएजी उस गलत हुए व्यय को नहीं रोक पाया, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी सीएजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि अपने पोस्टमार्टम की भूमिका में भी सीएजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस भूमिका का निर्वाह करते हुए भी वो भले ही उस व्यक्ति की हत्या न रोक पाया हो जिसका पोस्टमार्टम वो कर रहा है, लेकिन वो आने वाली हत्याओं को तो रोक ही सकता है। आने वाले हत्यारों में ये खौफ तो पैदा कर ही सकता है कि अगर वो हत्या करेंगे तो एक ऐसा डॉक्टर बैठा है जो ऐसा पोस्टमार्टम करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम बचेंगे नहीं। तो अपने पोस्टमार्टम की भूमिका में भी सीएजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीएजी का डर वास्तव में सभी सरकारी विभागों को रहता है। मैं खुद इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि सीएजी का डर रहता है, और सीएजी के डर की वजह से हम बहुत सावधानी से जनता के पैसे का व्यय करते हैं और कोशिश करते हैं कि व्यय करते समय हम सारे नियम कानूनों का पालन करें, ताकि जब ऑडिट हो तो हम ना फंसें। सीएजी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं, अभी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि बहुत सारी महत्वपूर्ण संसदीय समितियां होती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में, संघ के संबंध में और राज्य के संदर्भ में भी आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी केंद्र में भी होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस तरीके से राज्यों में भी होती है। और ये पीएसी जो होती है वो वास्तव में पीएसी भी तमाम विभागों के द्वारा किए जाने वाले व्यय की जांच करती रहती है। वास्तव में पीएसी जो जांच करती है वो इसी सीएजी के प्रतिवेदन के आधार पर ही जांच करती है। पीएसी जो जांच करती है वो इसी सीएजी के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर ही जांच करती है। और जांच में पीएसी का मुख्य सहायक भी यही होता है। यही पीएसी की आँख कान होता है। यही पीएसी का सबसे अच्छा मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक होता है। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो अधिकारी है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है और ये वास्तव में संघ और राज्य सरकारों के द्वारा किए जाने वाले व्यय की वैधता की जांच करता है और हमेशा हमें सतर्क रखता है, सावधान रखता है कि हम जनता के पैसे का व्यय करते समय, जनता के रुपयों को व्यय करते समय हम इतना सावधान रहें कि वास्तव में हम वैसे ही व्यय करें जैसे हम अपना पैसा व्यय करते हैं। और जो ऐसा करते हैं वो सीएजी की चाबुक से बचे रहते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं उन पर सीएजी की चाबुक चल जाती है और चली भी है। इसलिए सीएजी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, लेकिन इसके बारे में इतने ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अब अगले वीडियो में हम राज्यों के संबंध में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, गवर्नर से शुरू करेंगे। थैंक यू।